हाँ जी, क्लास 11th वालों कैसे हो? रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे अभी तक? अगर आपने रिवीजन अपनी नहीं भी करी है या कर चुके हो, एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके 80 से 90% क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के वर्ड टू वर्ड मैच करवा देंगे इसी वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर सब तरह के क्वेश्चन इंक्लूड है। और याद रखना, पूरे के पूरे सीबीएसई पैटर्न पे हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाए ना, तो कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि मिलने वाले हैं। नॉर्मल चीज है वो आपके लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम शुरू करें, तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं चैप्टर 1 से कि हमारे पास कौन कौन से 1 मार्कर वाले क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है टकराने की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। देखो, इसमें बच्चे ना जो थोड़े से अनपढ़ कैटेगरी वाले हैं, जिन्होंने बस स्कूल देखा है लेकिन क्लास कभी बैठे नहीं, तो वो लोग 26 जनवरी टिक मारते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, आपका जो 26 नवंबर है ये आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आपका संविधान दिवस है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके तैयार हुआ था, और उस दिन सिर्फ 15 आर्टिकल सप्लाई हुए थे। इसीलिए इस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, वो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा प्रोविजन था जो सर्वसहमति से यूनिवर्सली पास हो गया था, तो वो रहता है हमारे पास सार्वभौमिक मत अधिकार, यूनिवर्सल सफ्रेज। उसके बाद तीसरी चीज रहती है हमारे पास कि भारतीय संविधान में वर्तमान अनुसूचियां कितनी है, कितने शेड्यूल्स हैं। तो याद रखिएगा 12, लेकिन जब संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 थी, अब ये 12 गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या थी, यानी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो ये है प्रतिनिधि परक, यानी रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो लोग उसको बनाने वाले थे सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, किसी एक ने भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से आपके और क्वेश्चंस, एक रहता है क्रिप्स मिशन। बस याद रखिएगा, डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में याद रखिएगा क्रिप्स मिशन। इसका जो हेड था वो भी ये था स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और क्रिप्स मिशन आया कब था भारत? 1942 में। और उसके बाद कैबिनेट मिशन याद रखना कब आया था? मार्च 1946। ये क्लियर है, ये सब जगह रहता है, लेकिन पूछा क्या जाता है कैबिनेट मिशन का हेड कौन था? तो इसका हेड था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब आपके लिए 2, 4 और 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है संविधान के कार्य। संविधान के बेसिक कार्य 4-5 आपकी बुक में मेंशन है, कि तालमेल बनाता है, पावर्स देता है, लिमिटेशंस लगाता है, नेशन की आइडेंटिटी है, सब कुछ है। याद रखना, या तो आपसे कार्य पूछेगा, या तो इनमें से कोई भी सिर्फ एक कार्य उठाकर 2 या 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा, तो इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है या फिर इसको एक गुलदस्ता। ठीक है, बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहते हैं और इसको बुकेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके देश का जो संविधान है अलग अलग देशों के संविधान से थोड़े बहुत प्रावधान लेकर बनाया गया है। ठीक है, और देशों के साथ साथ एक चीज याद रखना, अंग्रेजों का ही एक बनाई हुई व्यवस्था थी 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, याद रखना, जब अंग्रेज भारत में आजादी का संघर्ष देख रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया था 35 में। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया था, और हमारी मैक्सिमम चीजें इससे मिलती जुलती हैं। 75%, याद रखिएगा, 75% जो चीजें हमारी इससे मिलती जुलती है संविधान की। क्लियर है इतना? इन दो टॉपिक्स को, दो चीजों को देख के जाइएगा फर्स्ट चैप्टर से, बिल्कुल इसी में से क्वेश्चन रहेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद अगला आता है चैप्टर 2 से हमारे पास, कि जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 से 32। और इसके साथ अगर आप संविधान के पार्ट की बात करोगे, तो पार्ट 3 रहता है, भाग 3 रहता है, या संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा बहुत ध्यान से, इनके बाहर से आपका पेपर नहीं है, आपको इन्हीं को करके जाना है। चाहे पेपर से पहले 2 बार 3 बार जितनी बार वीडियो देखने देख लो, लेकिन इसको रट के बिल्कुल खत्म करके ठीक है जाओ। ठीक है, उसके बाद किस संशोधन के बाद शिक्षा का जो अधिकार था, राइट टू एजुकेशन है, इसको फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाया गया, तो रहता है 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 88वां आपका संशोधन। उसके बाद किस संशोधन के से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाला गया, ठीक है, तो वो है आपका 44वां संशोधन। ठीक है, और इस 44वें में याद रखना, जो आपका आर्टिकल 31 है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, यहां से निकालकर आर्टिकल 300 में इसको डाल दिया गया, 300 सेक्शन 1 में। ठीक है, और उसके बाद से ये हमारे लिए मौलिक अधिकार नहीं, बट हाँ हमारा फिर भी एक लीगल राइट है। उसके बाद अधिकारों का घोषणा पत्र, पहली बात इस पे ध्यान दीजिएगा। अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब क्या है, कि सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट अधिकारों की एक लिस्ट। ठीक है, और इसको लिस्टिंग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भारत के लिए? 1928 में हुआ था, और करने वाले व्यक्ति का नाम मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें,
हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से, सबसे पहला आंख बंद करके सबसे ज्यादा जरूरी, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये पूछा कैसे जाएगा, ये तो डायरेक्ट इस तरीके से देगा और उसके बाद ये कहेगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा बोला गया है, स्पष्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपके संविधान का हार्ट एंड सोल है, और ये हार्ट एंड सोल वाली स्टेटमेंट दी किसने थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में या तो आपसे डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा, ठीक है, या इन दोनों में आपसे रिलेशन पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद आपके नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स की, नागरिकों के पास बेसिक अधिकार क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, बहुत जरूरी है, 2 नंबर है, बिल्कुल फिक्स है, लिख के ले लो, आएगा। उसके बाद निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब किसी को शक के आधार पर उसी को घर में कैद कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो वो आपके लिए क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी। और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज 1975 की इमरजेंसी में हुआ था, 75 से 77 चली थी आपकी इमरजेंसी, उस टाइम बहुत बुरी तरह से इसका इस्तेमाल हुआ था। आगे उसके बाद थर्ड चैप्टर से अगर हम बात करें तो मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, जो आपका राइट टू वोट है, इसका टाइप क्या है, तो ये हमारे लिए एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका एक लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। उसके बाद चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 324 सेक्शन 1 में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1950 है, संविधान लागू होने से एक दिन पहले तैयारी पूरी थी, संविधान लागू करेंगे और तुरंत इलेक्शन करवाने चालू कर देंगे। बट याद रखिएगा, भारत में पहले इलेक्शंस 2 बार कैंसिल हुए थे, ठीक है, वोटर लिस्ट नहीं बन पा रही थी, एरियाज नहीं बन पा रहे थे, इन सारी चीजों की वजह से। और जो देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये कौन थे, सुकुमार सेन। उसके बाद आगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जिस सिस्टम से होता है उसका नाम क्या है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस का नाम, एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। उसके बाद भारत की जो चुनाव प्रणाली इलेक्टोरल सिस्टम है, कहां से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो चुनाव के प्रकार, 2 तरीके के चुनाव होते हैं, चुनाव प्रणाली याद रखेंगे, एक है आपके लिए फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम, ठीक है, यानी कि प्रथम खंबा पार प्रणाली, ठीक है, प्रथम खंबा पार प्रणाली, ठीक है। उसके बाद अगला आपका रहता है इसमें समानुपातिक मत प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। भारत में सार्वधिक वाली चल रही है और इजराइल में प्रोपोर्शनल, एग्जांपल भी याद रखिएगा, डिफरेंस 4 या 6 में टकराएगा। उसके बाद चुनाव आयोग और कार्य, चुनाव आयोग की बेसिक डिटेल बताइएगा, स्थापना वगैरह कब थी, कार्य क्या है, वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन करवाना, रिजल्ट्स देना, ये सारी चीजें। उसके अलावा भारत की चुनाव प्रणाली यानी कि एफटीपीएस जो हमने अपना रखा है, इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, जो आपको समझ में आए बेटा सुधारने वाला, पैसा ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं होना चाहिए, नियमों का उल्लंघन होता है वो नहीं होना चाहिए, पार्टियों पे बैन लगना, ये वो सारी चीजें आप लिख दोगे, बना के भी लिख सकते हो, पूरे मिलेंगे। उसके बाद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये याद रखिएगा, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट, मतलब ऐसी कौन सी चीजें करी जाती हैं भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। और इनडायरेक्टली इसमें चुनाव आचार संहिता पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पूछ रहा है, यानी चुनावों के दौरान कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे इलेक्शन सही तरीके से हो जाए। उसके बाद लोकतंत्र और चुनाव, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, ये भी आपकी स्टेटमेंट है, आपको दोनों चीजों को रिलेट करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर लोकतंत्र ठीक ठाक चल रहा है तो चुनाव भी ऑटोमेटिकली अच्छे होने चाहिए, इस तरीके से रिलेट करके बताना है। और एक टिप याद रखिएगा, कमी आप तब तक नहीं बताओगे किसी टॉपिक की जब तक क्वेश्चन में लिख के ना बोले आलोचना करो, क्रिटिसाइज करो, इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले 6 मार्क्स वाले करिएगा, सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आपके 4, फिर आपके 2, फिर आपके 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है, घटते क्रम में आना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें इसमें, चैप्टर 4 से हमारे पास कि राष्ट्रपतियों को पद से हटाना है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, तो इसके लिए आपको कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, तो प्रक्रिया का नाम आता है महाभियोग, इम्पीचमेंट, यानी कि आरोप लगाकर 14 दिन के बाद ही हटा सकते हो,
ठीक है। उसके बाद 91st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये रहता है मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री के खास लोग होते हैं वो, इसमें मैक्सिमम साइज डिसाइड किया गया 15%। पूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 15% लोग ही मंत्री परिषद यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति किसके आधार पर होती है? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, ये सब इनकी होती है दक्षता एवं योग्यता, स्किल्स और एबिलिटीज के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद डिफेक्टो, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, डिफेक्टो कार्यपालिका, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। इसका मतलब किससे होता है? वास्तविक कार्यपालिका से, रियल एग्जीक्यूटिव। देखो, कार्य के हिसाब से आपका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका दो इस तरीके का होता है, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी मतलब जो अपने रिटायरमेंट तक काम करते हैं, लाइक पब्लिक सर्वेंट्स। अस्थायी जो 5 साल, जैसे नेता वगैरह। तो जो स्थायी वाले हैं ना, वही जो असली काम करते हैं, लेकिन उनको कभी चेहरा नहीं आता। आपको ये पता हो कि आपका बजट बन रहा है, निर्मला सीतारमन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन क्या वो अकेले बैठ के बजट बना रही है? बहुत सारी नौकरशाही काम कर रही है साथ में। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, और वही ब्यूरोक्रेट्स यानी कि स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आपके लिए क्या नाम से जानेगा? डिफेक्टो। क्या नाम से? डिफेक्टो। उसके बाद आगे आता है हमारा यहाँ से मेन क्वेश्चन, कि जो पीएम है वो प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद, ठीक है, इनके बीच में, संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, राष्ट्रपति की बातों को संसद में रखना। ठीक है, और दोनों के बीच में तालमेल बना के रखना, ये काम है पीएम का। इसीलिए इसको ब्रिज कहा जाता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, यानी कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु। उसके बाद शासन के आधार पर कार्यपालिका, बेटा 3 प्रकार की है, सिंपल सा। अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, अर्ध अध्यक्षात्मक, सेमी प्रेसिडेंशियल, और उसके बाद संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जैसी भारत में है। उसके बाद नौकरशाही वर्ग, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा, जरूर आएगा। नौकरशाही वर्ग का मतलब हमारी स्थायी कार्यपालिका है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट दक्षता और योग्यता के आधार पर, स्किल्स और एबिलिटी के आधार पर होती है। उसके बाद सिविल सेवाएं और उनका वर्गीकरण। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण देखो, आईएएस, आईपीएस, इन वाली चीजों में है। प्रॉपर, इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, निष्पक्ष रूप से करवाया जाता है, ये वो वाला बताना है आपको। राष्ट्रपति की शक्तियां 6 मार्क्स में फिक्स लेके चलिए, आएगा। ठीक है, और इसमें आपको तीनों अंगों से रिलेटेड पावर है। कार्यकारी पावर्स है इसकी, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल है, यानी कि कार्यपालिका में नियुक्ति करता है, विधायिका के लिए बिल पास करता है, न्यायपालिका के लिए हो सकता है डिसीजन भी चेंज कर दे। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी में पावर आ जाती है, आपातकाल लग गया सब कुछ ये संभालेगा। वीटो पावर रहती है कि मर्जी है अपनी, बिल पास करना है या नहीं करना। और तीनों सेनाओं का हेड रहता है कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग सेम लगता है बेटा, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 से अगर हम बात कर दे, पहला आता है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? याद रखिएगा, सिर्फ 14 दिन। अगर 14 दिन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा, हाँ ना कुछ नहीं करा, तो 14 दिन में अपने आप पास मान लिया जाता है। इसके बाद अमेरिका के 2 सदन कौन से हैं? हमारे पास पहला आता है सीनेट, और दूसरा आता है प्रतिनिधि सभा। जिस तरीके से आपके यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, ऐसी उनके यहाँ पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा है। उसके बाद राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसके बाद संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून। देखिए, हुआ क्या था कि पहले क्या होता था ना, कि अगर आप इलेक्शन जीत जाओ किसी छोटे से एरिया से, छोटी सी पार्टी से, तो आप नई पार्टी में जाओ, लेकिन आपकी पोस्ट बनी रहती थी। लेकिन जब इससे राष्ट्रीय दलों को दिक्कत होने लगी कि उनके लोग भी अलग जाके अपनी पार्टी बना ले रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, तो इन सबने कानून बना दिया, जिसको हम कहते हैं दल बदल कानून। तो इसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ में, कि अगर आप पार्टी चेंज कर रहे हो करो, लेकिन आपसे आपकी पोस्ट छीन ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो संसद के प्रमुख सत्र, 3 सत्र होते हैं बेटा, साल में 3 बार संसद में मीटिंगें चालू होती हैं। एक होता है बजट सत्र, ठीक है, जो अभी चल रहा है। उसके बाद मॉनसून सत्र जो आपका जुलाई से शुरू होगा, शीतकालीन सत्र जो आपका नवंबर में चलता है। ठीक है, तो ये आपके 3 अलग अलग सेशंस हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, देखो याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 मेंबर लाता है, तो वही सवाल है कि जो 12 सदस्य लाता है, कहां से क्या देखकर लाता है? तो ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन बेसिस पे उठा के लाता है। और उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा 4 मार्क्स से बेटा बिल्कुल फिक्स है, आएगा, 100% आएगा। उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये तो कानून निर्माण याद रखिएगा आएगा। ये अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह बेटा बजट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं ये भी नहीं आया, तो बेटा फिर तो आपका संशोधन आया, और अगर संशोधन आपके पेपर में आया है, तो याद रखिएगा आपको आपके सारे बुरे कर्मों की सजा मिलने वाली है। अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, अगर वो आया है, तो आपको डेफिनेटली आपके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। लिखते लिखते पागल हो जाओगे इसको।
उसके बाद विधायिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, विधायिका का मतलब संसद, ठीक है। तो संसद सरकार को कैसे कंट्रोल करती है कि सरकार से सवाल पूछकर, ठीक है, और अगर सरकार के सवालों से असहमत है तो उसे हटाकर, ये सारे काम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आती है आपकी द्विसदनात्मक विधायिका, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। जिन्होंने पहली बार सुना हो उन्हें बता दूं कि जैसे संसद के दो सदन है, ऐसे ही आपके पास कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर विधायिका के दो यानी विधानसभा के दो सदन है। एक तो आपकी रहती है विधानसभा, जो नॉर्मल सब जगह पर है, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी मिल जाएगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिल जाएगी, यही आपके लिए क्या बन जाएगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, विधान परिषद यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 से कि कौन से कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, किस न्यायालय के डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो है सैनिक न्यायालय, मिलिट्री कोर्ट की, उनके डिसीजन को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया है, ये है अमेरिका से, ठीक है, और भारत में उसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम P.N. भगवती, ठीक है। उसके साथ थर्ड क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की एडवाइजरी करता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी है सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय तो सलाह देगा, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत, 143, कौन सा आर्टिकल है, 143। उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, देखो रिट क्या होते हैं, पहली बात ये होते हैं आपके स्पेशल ऑर्डर, विशेष आदेश, जो कि मौलिक अधिकारों के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी, और हाई कोर्ट के पास पावर कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 224, 224। उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो न्यायालय की संरचना और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, ये आपसे पूछे जाएंगे। संरचना के बारे में याद रखेंगे, कुछ इस तरह की संरचना रहती है, और इस तरह की संरचना का मतलब क्या है कि जिस तरीके से पोस्ट बढ़ेगी उस तरीके से संख्या कम हो रही है न्यायालयों की। सबसे नीचे आते हैं आपके सेशन कोर्ट्स, या जिसे आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, या हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। एक तो ये, इसके ऊपर आता है आपका जिला न्यायालय, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और याद रखना जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे संख्या इनकी कम होती जाएगी, ये स्ट्रक्चर यही दिखाता है। और एक कॉमन अधिकार जो सब जगह पर है वो है अपील, कि अगर आप नीचे अदालत में केस आ रहे हो तो ऊपर जाके अपील कर सकते हो। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट, इसके जो फंक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जब आप जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कानून की वैधानिकता चेक कर सकता है, लीगैलिटी चेक कर सकता है कि वो चीज सही है या नहीं है, इसी को क्या बोला गया है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और जनहित याचिका और इसका प्रभाव, वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कोई भी केस अब वहां तक पहुंच जाता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट में अच्छा भी है बुरा भी है। लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा पड़ रहा है कि न्यायपालिका हमारा काम कर देगी, हमारे लिए न्याय कर देगी, और नेगेटिव क्या है कि न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर बर्डन, बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें 7वें क्वेश्चन में, केंद्र और राज्य के जो बीच का विवाद है, केंद्र राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनके बीच का कोई भी कलेश है तो कौन सुलझाएगा बेटा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जब केंद्र और राज्य के संबंधों को बैलेंस करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम क्या था, साकरिया आयोग, ठीक है। उसके बाद राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, स्टेट में सरकार गिराना, स्टेट में सरकार गिराना, सरकार गिराना समझते हैं, सीएम हट गया, सब कुछ हट गया, दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसी तरह स्टेट में करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल। और अगर आपकी संसद भंग करनी है तो शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। जो काम देश के लिए संसद करती है वही काम राज्य के लिए विधानसभा करती है। उसके बाद अगर ऐसी जो काम देश के लिए पीएम करता है राज्य के लिए सीएम करता है, देश के लिए जो काम राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य के लिए राज्यपाल करते हैं। तो लगभग सेम चीजें रहती हैं, बस लेवल का फर्क है। और अंतरराज्य विवाद, दो स्टेट्स में अगर कलेश हो गया, इसको भी कौन सॉल्व करता है, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनका विवाद सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दो स्टेट्स में कलेश है, उनका कलेश भी कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक लक्षण 4 नंबर में बिल्कुल फिक्स, या तो दोनों आ जाएंगे डिफरेंस में, या तो कोई एक आएगा। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीजें शक्तियां बड़ी बड़ी हैं, और एकात्मक यूनिटरी का मतलब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे शक्तियां सेम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके बाद दूसरा, केंद्र और राज्य के संबंध, ये किस तरीके से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र और राज्य में कई बार विवाद भी होते हैं, कई चीजों को सब कुछ ठीक भी चल रहा है, इसको आपको डिफाइन करना है। और उसका तीसरी स्टेटमेंट रहती है,
भारतीय संविधान में शक्तियों का वर्गीकरण। देखो शक्तियों के वर्गीकरण में आपको करना क्या है, आपको लिस्ट डिफाइन करनी है। भारतीय संविधान में 3 लिस्ट बनाई गई थी शक्तियां बांटते वक्त। एक रहती है आपकी यूनियन लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, ठीक है, आपकी केंद्र सूची। फिर आती है आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और लास्ट आती है आपकी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, याद रखना, केंद्र की सारी पावर केंद्र सूची में है, यूनियन लिस्ट में है। राज्य की सारी पावर स्टेट लिस्ट में है, और इसमें जो पावर मेंशन है इसमें दोनों में से कोई भी काम कर सकते। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास अगला रहता है चैप्टर 8 स्थानीय शासन से, कि आजाद भारत में जो स्थानीय शासन है शुरू कहां से हुआ था, खासतौर पर पंचायती राज। तो ये आया था राजस्थान के नागौर जिले से। दूसरा, कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने करी थी, तो वो है पी के थुंगन समिति। ठीक है, 1989। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रमुख नगर निगम की स्थापना कहां से शुरू हुई है, तो मद्रास, चेन्नई, ये आजादी से भी पहले का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 73वां और 74वां संशोधन, बेटा याद रखना सब कुछ सेम है, सिर्फ दो चीजें बदल जाएंगी। 73वां नगर निगम, 73वां ग्राम पंचायत से है, और 74वां नगर निगम से। इनका बस स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, इनके लिए राज्य चुनाव आयोग है, इनके लिए फाइनेंशियल है, ठीक है, वित्तीय सहायताएं रखी गई है, सब कुछ। उसके बाद स्थानीय शासन की समस्या, पैसा कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, लोगों के प्रति जवाबदेही है, सबसे पास में है तो लोग जाके पकड़ लेते जी आप हमारा काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज रहती है स्थानीय शासन से संबंधित प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट है, और समितियों की जगह यहाँ पर डेवलपमेंट की बात भी कह सकता है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आप बताओगे, एक आपकी अशोक मेहता समिति है, थोड़ा बेटा बुक भी खोलोगे वहां भी दिख जाएगा आपको, अशोक मेहता। फिर आती है बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव। ठीक है, उसके बाद एल एम सिंघवी, और उसके बाद लास्ट आपकी पी के थुंगन समिति। ठीक है, पी के थुंगन, अभी समितियों का मतलब क्या है, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स ने, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज ने सजेशंस दिए थे कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, स्थानीय शासन ऐसा होना चाहिए। इन सबके थोड़े थोड़े सजेशन मिलाकर 1992 और 1993 में जाकर आपको स्थानीय शासन मिला था। ठीक है, गांव में और शहरों में, गांव में पंचायत के रूप में और शहरों में नगर निगम के रूप में। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से, कि संविधान में संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है बेटा, 368। और याद रखना, संशोधन एक तरीके से नहीं कई तरीके से हो सकता है। सिंपल संशोधन है, छोटी मोटी बात बदलनी है, कोई भी एक हाउस से पेश करना चालू करो बिल की तरह, और फिर अपना पेश करते हुए निकल जाओ। ठीक है, एक हाउस से दूसरा हाउस, फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो आपका संशोधन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, कि किस संशोधन के बाद मतदान की आयु, वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 करी गई थी, वो 61वां था। क्या था, 61वां। और हुआ कब, 1988, और लागू कब हुआ, 1989। इस समय पीएम कौन था, राजीव गांधी। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में अब तक टोटल कितने संशोधन हुए हैं, 106 हो चुके हैं। और 101 वाला याद रखिएगा, वो ज्यादा जरूरी रहता है, 101 पूछा जाता है, वो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के सबसे विवादित संशोधन कौन से हैं, तीन रहते हैं, 38, 39 और 42। इसका रीजन 1976 में हुए थे, और वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था 76 में क्या था, कि आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, इलीगली आपातकाल लगा था। जिस तरह बैठ के कुछ लोग झुंड बनाकर लूडो खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं, ठीक इसी तरह कुछ लोगों ने बैठकर संशोधन कर दिए थे। ठीक है, जो कि इलीगल थे, वो भी आपातकाल के टाइम, जो पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, इसलिए विवादित माना गया, कंट्रोवर्शियल माना गया। और 42 वाले को तो आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लोकसभा की अवधि 5 से 6 कर दी गई, कानून बना दिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आप केस नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। उसके बाद किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो वह 42वां संशोधन, आर्टिकल 51A में डाला गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट संविधान में संशोधन, फिर याद दिला दूं, अगर ये आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बुरे कर्म करे, आप भोगोगे, क्योंकि इसमें लिखना बहुत है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या चीजें हैं, कि आप एक तो बताओगे सिंपल संशोधन, जिसमें 51% मेजोरिटी है, 51% लोग संसद के मिलकर कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है स्पेशल कोई भी, और इसमें विशेष बहुमत चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी 66%, या जिसे आप 2/3 भी कहते हैं। और एक होता है कि 2/3 यानी विशेष बहुमत प्लस स्टेट असेंबली में परमिशन।
यानी कि अगर मान चलो किसी दिन पूरा संविधान बदलना पड़ गया ना, तो इसी तरीके से होगा, 2/3 और सारी स्टेट असेंबली से हाँ करवानी पड़ेगी। 28 राज्य हैं, यानी 14 राज्यों में से आपको हाँ करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, आप कैसे कह सकते हो कि जीवित है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, संशोधन करते रहते हैं, ठीक है, सब जरूरत के अनुसार चेंज हो जाता है, इन सारी चीजों को लिखना है, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पोल साइंस का पेपर पूरा करना चाहते हैं पूरा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको 6 नंबर से स्टार्ट करना है। 1 घंटा दे दो पूरा, 6 नंबर के जो भी आपके 5 क्वेश्चन है उन बिल्कुल भर भर के लिखो, साफ सुथरा लिखो, इतना अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद 4 नंबर पे आओ, 2 नंबर पे आओ। अगर आपने 2 नंबर तक भी कर दिया, लास्ट में टिक मारना रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको 6 नंबर से शुरू करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।